हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास में जो बेहतरीन टॉपिक चल रहा है उसमें आज हम सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? देखिए, सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। और यदि कोई आप नए नए स्टूडेंट होंगे तो कहेंगे सर आप सैयद वंश के बारे में पढ़ाते हैं, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश है तो उसके बारे में पढ़ाइए ना। तो देखिए, इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत का 3 वंश के बारे में पढ़ा दिया था और ये चौथा वंश है। उसके बाद लोधी वंश आएगा। तो क्या है कि जो प्ले लिस्ट बना हुआ है आप वहाँ जाके आप एक बार देख लीजिए और क्या करना है, तैयारी को आगे कंटिन्यू रखिए और उसको एक बार देखिए, पेन डाउन कीजिए, नोट्स को 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिएगा तो उसके बाद आपको पूरा समझ आ जाएगा। ओके। और जो टेस्ट सीरीज चल रहा है DRDO वाला, तो उसमें आपको बहुत बहुत मतलब क्या होगा, मतलब फायदेमंद होगा ये लेक्चर। ओके, तो चलिए, इससे पहले हम आपको थोड़ा इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले एक बार बता देता हूँ। देखिए, ये एग्ज़ाम आप लोग कमेंट कीजिएगा सर किसके लिए है। तो देखिए, यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं इंडिया में तो वहाँ पे यदि हिस्ट्री सब्जेक्ट है और उसमें यदि हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो उसमें तो आपको मध्यकालीन भारत पढ़ना ही है, प्राचीन भारत पढ़ना है, मध्यकालीन भारत पढ़ना है और कौन पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है। तो सिलेबस में तो वही होगा ना, आपको जो पढ़ाएंगे, जो 5 वंश के बारे में पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन तो वही आएगा। तो ओके, तो देखिए ये सभी एग्जाम के लिए, जैसे में हो गया BPSC हो गया, ओके, BPSC हो गया, SSC हो गया, UPSC हो गया या UPPSC दे दीजिए। ओके, या UKPSC दे दीजिए, UKPSC दे दीजिए। अभी DRDO का भी निकला हुआ है सेप्टेम्बर 10 की तरफ से एग्जाम में, है ना, DRDO का। तो उसमें क्या करना है कि जो कोई भी एग्जाम हो यदि क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए? तो चलिए, अब इससे पहले एक बार और बता दें आपको से, जो आप यदि लेक्चर देखते हैं तो थोड़ा सा जो सेशन है उसको थोड़ा क्या करना है, शेयर कर दिया कीजिए। क्या आप लोग शेयर थोड़ा कम करते हैं, तो शेयर कीजिए। और यदि नए हैं और ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए, अब मध्यकालीन भारत है तो थोड़ा सा हम आपको पृष्ठभूमि बता दें। जब पृष्ठभूमि दिखाएंगे तब ना आपको समझ आएगा कि हाँ सर आपने इतना पढ़ा दिया है, उसके बाद ना आपको समझ आएगा हाँ सैयद वंश दिल्ली सल्तनत में कैसे आया। ऐसा तो नहीं हो कि हम आपको बता दें सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज खां था, ये इसका शासनकाल में ये घटना हुआ, ये घटना हुआ, तो ऐसे नहीं ना पढ़ा जाता है हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री रटा नहीं जाता, हिस्ट्री समझा जाता है। ओके, तो देखिए, इससे पहले हमने भारत पर अरबों का आक्रमण बता दिए थे। ओके, भारत पर अरबों का आक्रमण बता दिए थे। ओके, तो भारत पर अरबों का आक्रमण में हमने जब भारत पे 712 ईस्वी में सफल आक्रमण हुआ था, किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। ओके, उसके बाद क्या है कि जो जो सिंध प्रांत क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र है, तो वहाँ पे जजिया कर लगा दिया था। तो वो वीडियो देखिए, आपको पूरा जजिया कर के बारे में पूरा समझ आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए, उसके बाद भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण हो जाता है। तब तुर्कों का आक्रमण पहले आया था, महमूद गजनवी आया था। कौन आया था? महमूद गजनवी आया था। ओके, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और महमूद गजनवी के बारे में एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको हम मोहम्मद गोरी के बारे में बता दिए थे, मोहम्मद गोरी के बारे में बता दिए थे। तो उसके बाद मोहम्मद गोरी के बाद उसका एक दास होता है, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वो दिल्ली सल्तनत में आपका गुलाम वंश का पहला स्थापना करता है। तो गुलाम वंश के बारे में आपको हम पढ़ा दिए हैं। गुलाम वंश को दास वंश भी बोलते हैं और ममलूक वंश भी बोला जाता है। आप बोलिए सर ममलूक वंश जब बलबन शासक बना था तो उसी को वंश में मतलब ममलूक वंश बोला गया। गुलाम वंश को क्या बोला गया? दास वंश बोला गया और ममलूक वंश भी बोला गया। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए थे। तो उसका शासनकाल आपको बताते हैं दास वंश का कितना था, गुलाम वंश का 1206 से 1290। तो ये आप प्ले लिस्ट में जाकर आप एक बार गुलाम वंश देख लीजिए, पेपर जो जितना भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आपको हम खिलजी वंश बता दिए थे। खिलजी वंश 1290 से 1320। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको हम खिलजी वंश के बाद कौन बता दिए थे? उसके बाद आपको तुगलक वंश बता दिए। तो तुगलक वंश बता दिए। तुगलक वंश कब से कब तक था? 1300 कितना से 1300 कितना, एक बार देख लीजिएगा आप, 1206 से 1290, 1290 से 1320। ओके, 1320 से 1400, 1398 था। हाँ, 1398 था और 1398 1414 था। ओके, तो चलिए इतना आप देख लीजिएगा। तो आपको हम अभी लाते हैं। देखिए,
अब जब तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन मसूद तुगलक था। तो उसका शासनकाल था 1394 से 1412 ईस्वी। तो 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन मसूद तुगलक का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो नसीरुद्दीन मसूद तुगलक का जब मृत्यु हो जाता है 1412 ईस्वी में, तो उसका एक जो मतलब क्या हो जाता है, अराजकता की स्थिति आ जाता है दिल्ली में। तो दिल्ली में अराजकता की स्थिति आ जाता है। मालवा हो गए, राजपूत हो गए। ओके, उसके बाद बंगाल बिहार हो गए, उधर असम हो गए, उधर देवगिर हो गए साउथ में। सब जितना भी शासक था अपने आप को क्या स्वतंत्र घोषित कर लिए। तो स्वतंत्र घोषित कर लिए, तो उसी में से एक और शासक जो मतलब वहाँ दिल्ली सल्तनत में अपने आप को मतलब जितना भी अमीर अमीर मतलब समझ गए ना, आपको बताया था ना, अमीर जो सरदार था अपने आप को मतलब वो कहता है मैं शासक बन गया, मैं शासक बन गया। तो उसी में से 2 साल तक मतलब युद्ध लड़ते रहा, सब अपने में युद्ध लड़ते रहा। तब घटना है 1414 ईस्वी का। कब है? 1414 ईस्वी का घटना है। देखिए, 1414 ईस्वी का घटना है। तो 1414 ईस्वी में जो खिर्ज खा होता है, वो जो दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश होता है सैयद वंश का स्थापना कर देता है। ओके, तो चलिए अब इसके बारे में आप देख लेते हैं। देखिए, आपको पता है ना, पूरा दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक होता है। और 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध होता है, उसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोधी हार जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। ओके, तो इसके बाद लाएंगे मुगल वंश। इस वंश के बाद आपको बता दें, देखिए, सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी है। ओके, मात्र 37 वर्ष शासन किया। कितना? मात्र 37 वर्ष शासन किया। चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इससे पहले को आपको बता दे, जब नसरुद्दीन मसूद तुगलक शासक था, तो घटना है कितना? 1398 ईस्वी का घटना है, जब दिल्ली पे तैमूरलंग आक्रमण कर देता है। तैमूरलंग दिल्ली में कितना दिन रहता है? 15 दिन रहता है। 15 दिन तैमूरलंग रहता है और दिल्ली में क्या है कि मारकाट बहुत मचा देता है और बहुत सारा धन लूट लेता है। ओके, उसके बाद क्या करता है कि वो सीरिया चला जाता है और जितना भी यहाँ वास्तुकार था, बढ़ई था, सबको अपने साथ ले जाता है कि आप हमारे साथ चलो, वहाँ पे आप बढ़ईगिरी करो या मकान बनाओ, जो हो। ओके, तो उस समय कौन था? नसीरुद्दीन मसूद तुगलक वहाँ का दिल्ली सुल्तान था। ओके, तो जब तैमूर लंग आक्रमण करता है, तो खिर्ज खां नामक एक व्यक्ति जो होता है, वो क्या करता है? तैमूर लंग को सहायता करता है युद्ध में। तो तैमूर लंग इससे खुश हो जाता है और जितना भी जो विजित क्षेत्र रहता है तैमूर लंग के द्वारा, उसको राज्यपाल बना देता है और बोलता है कि जो भी कर तुम उछलो, तुम हमको वो हरजाना वहाँ पहुँचा देना। ओके, और 1405 ईस्वी में तैमूर लंग की मृत्यु हो जाती है। ओके, 1405 ईस्वी में तैमूर लंग की मृत्यु हो जाती है। और तैमूर लंग के बाद शासक कौन बनता है? शाहरुख बनता है वहाँ। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। ओके, तो पहला शासक कौन है? पहला शासक है खिर्ज खां, जो कि 1414 से 1421 ईस्वी तक शासक बनता है। कब से कब तक शासक बनता है फ्रेंड्स? देखिए, 1414 से 1421 ईस्वी तक शासक बनता है कौन? खिर्ज खां। ओके, तो आपको खिर्ज खां के बारे में बता दिए। उसके बाद क्या होता है? 1412 ईस्वी में जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन मसूद तुगलक, उसका उसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो उसके मृत्यु के बाद 2 साल युद्ध होता है, अपने में सब लड़ते रहता है, जितना भी जो अमीर जो अमीर थे, अमीर सरदार थे, वो अपने में लड़ते रहते हैं। तो 1414 ईस्वी में जो खिर्ज खां होता है, सैयद वंश की स्थापना कर देता है। किसका? देखिए, एक मिनट देख लीजिए। 1414 में खिर्ज खां जो है सैयद वंश की स्थापना कर देता है और रैयत ए आला की उपाधि धारण करता है। किसका? रैयत ए आला की उपाधि। तो आपसे क्वेश्चन फ्रेंड पूछेगा, तो इसलिए बोलते हैं, देखिए जितना भी पॉइंट है आप नोट कीजिएगा। ओके, रैयत ए आला की उपाधि कौन धारण करता है? तो खिर्ज खां। खिर्ज खां रैयत ए आला की उपाधि धारण करता है और 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना कर देता है। ओके, फिर इतना समझ गए आप। चलिए उसके बाद देखिए, आप देख लीजिए, जो आपको हम बताए थे ना, जो खिर्ज खां है, जो तैमूर लंग है, उसका क्या कहता है? सहायता किया था। तो जो खिर्ज खां है वो कौन है, इसके बारे में कुछ देख लीजिए। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप जानते हैं ना, मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरा भाई था। ओके,
तो फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के अमीर के जो दत्तक पुत्र था, अमीर के दत्तक पुत्र कौन था? सुलेमान। तो वो सुलेमान का पुत्र था। तो खिरज खा के पिता का नाम क्या है? सुलेमान। इतना समझ गए आप? चलिए उसके बाद देखिए, उसने दौलत खान लोदी पर आक्रमण कर सैयद वंश की स्थापना की, क्योंकि नसरुद्दीन मसूद तुगलक का कोई पुत्र नहीं था। देखिए, जब आपको पता है ना 1412 ईस्वी में, 1412 ईस्वी में जो नसरुद्दीन मसूद तुगलक था, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, उसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1412 ईस्वी में। तो उसका पास मतलब कोई उत्तराधिकारी उसका नहीं था, और किसी को वो शासक घोषित नहीं किया, किसी को शासक घोषित नहीं किया। ओके। तो उसी में से एक जो अमीर सरदार था, उसका नाम क्या था? दौलत खान लोधी। तो दौलत खान लोधी जो है क्या करता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। ओके। तो उसके बाद खिर्ज खा उसको युद्ध लड़ता है, उसको हराता है, और 2 साल बाद मतलब 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना कर देता है। तो इतना तो आपको पता है ना, कौन था वो? दौलत खान लोधी को हराता है। ओके। चलिए अब आते हैं, देखिए उसके बाद क्या करता है। 1405 ईस्वी में तो आपको हम पहले ही बता दिए, 1405 ईस्वी में तैमूर लंग की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद वहाँ का शासक बन जाता है शाहरुख। कौन बन जाता है? शाहरुख। उसका जो पुत्र होता है तैमूर लंग का, उसका पुत्र जो शाहरुख होता है, वो शासक बन जाता है। ओके। तो उसके बाद क्या करता है, जो खिर्ज खा है उसी के अंदर शासन शासन करता है। किसके? वो किसके प्रतिनिधित्व के रूप में? देखिए, किसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है? शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। और जो कर होता है हरजाना, जो साल में कर कर देता था, वो शाहरुख को पहुंचवा देता था। तो कौन? खिर्ज खा। इतना समझ गए खिर्ज खा के बारे में? चलिए देखिए, सैयद वंश है जो स्वयं को पैगंबर या मोहम्मद के वंशज मानते थे। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए? सैयद वंश जो है स्वयं को पैगंबर या मोहम्मद के वंशज मानते थे। इतना समझ गए ना आप? चलिए ठीक है। तो आप बोलिएगा सर थोड़ा आप पैगंबर मोहम्मद क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमको बताना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि आप हमें मतलब क्या है कि इतना बता के आगे निकल जाए, क्योंकि जो चैप्टर है, जो चैप्टर है छोटा चैप्टर है। जब 5वीं वंश आप पढ़िएगा ना, तो उसमें से चैप्टर ये छोटा है, इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है। तो इसका क्या है कि आप थोड़ा जानकारी ले लीजिए। ओके। तो चलिए पैगंबर के बारे में जानते हैं। देखिए, हजरत मोहम्मद साहब, आप हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आप जान लीजिए। तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ पे? मक्का में हुआ था। ओके, इतना समझ गए ना? कहाँ हुआ था? मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। ओके, हजरत मोहम्मद साहब का। और उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। ओके। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम क्या था? अमीना था। तो इतना आप समझ गए इनके बारे में? चलिए और देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए, तो आप जिस तरह महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, ओके, बुद्ध गया में, तो उसी तरह जो हजरत मोहम्मद साहब है उनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? देखिए, हीरा गुफा में हुआ। कहाँ पे? हीरा गुफा में। कब हुआ? 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में हीरा गुफा में जो हजरत मोहम्मद साहब है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए? चलिए उसके बाद देखिए, एक आप देखिए, आप हिजरी संवत के बारे में जानते होंगे। हिजरी संवत का जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? 24 सितंबर 622 ईस्वी को। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुआ? 24 सितंबर 650 जो 622 ईस्वी को हुआ था। ओके। और उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है, जो पवित्र ग्रंथ है मुस्लिम में, वो है क्या? कुरान। पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। ओके। तो आप समझ गए उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? हीरा गुफा में हुआ 610 ईस्वी में। ओके। उसके बाद हिजरी संवत की शुरुआत 24 सितंबर 622 ईस्वी को किया गया। और पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। देखिए, इतना समझ गए? इतना आपको समझना है। ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, तो इनके बारे में इतना विशेष जानकारी हो गया। उसके बाद देखिए, 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। हजरत मोहम्मद साहब की का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। और मृत्यु कब हो जाती है? 632 ईस्वी में। और हिजरी संवत की शुरुआत कब करते हैं? 24 सितंबर 622 ईस्वी को। ओके। और पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। ओके। और ज्ञान की प्राप्ति हुआ था हीरा गुफा में 610 ईस्वी में। चलिए उसके बाद आपको देखिए, जो
जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी है उन्हीं को खलीफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। देखिए दिल्ली सल्तनत में जितना भी शासक बना वो खलीफा से मतलब सुल्तान पद की प्राप्ति लेता था। क्यों लेता था? क्योंकि वो अपने आप को मतलब खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में बोलते थे कि हम शासन करेंगे। इससे क्या होता है कि जो मुस्लिम जितना भी समुदाय था उस समय का, वो समझते थे कि नहीं, शासन खलीफा के द्वारा ही किया जाता है। वो जो शासक बनते हैं वो प्रतिनिधि के रूप में बनते हैं। तो जो सुल्तान था वो खलीफा का मतलब पदवी लेके मतलब अपने आप को मजबूत करते थे। ओके, और लोगों का विश्वास जीतते थे। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको हम बता दिए खलीफा किसको बोला जाता है? जो हजरत मोहम्मद साहब के जो वंशज थे, उनको जो उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहा जाता है। उसके बाद देखिए, आप तो जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था। ओके, 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था। देखिए इस चैनल पे हम प्रथम विश्व युद्ध का भी एक सेपरेट वीडियो ला देंगे, और द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 ईस्वी तक हुआ था, 1939 से 1945 ईस्वी तक, उसका भी एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। तो ओके, 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। देखिए भारत में जब खलीफा पद को समाप्त करना जब खलीफा पद को जब समाप्त करना चाहता था, तो उसमें क्या था, भारत के मुसलमान के द्वारा या इंडिया का जितना इंडिया हो गए या कोई भी देश हो गए, उनका मुसलमान के द्वारा आक्रमण किया गया। तो भारत में जब हम आपको बताएंगे, आधुनिक भारत का इतिहास बताएंगे, तो उसमें आप खिलाफत आंदोलन के बारे में जानते होंगे। खिलाफत आंदोलन कब से कब हुआ था? देखिए 1922 ईस्वी तक हुआ था। ओके, 1919 से, देखिए 1919 से 1922 ईस्वी तक हुआ था खिलाफत आंदोलन। तो क्या है कि जो उसमें महात्मा गांधी जी भी मतलब समर्थन दिए थे, किसमें? खिलाफत आंदोलन में। जब हम लाएंगे वीडियो उसमें अच्छी तरह डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, 1924 ईस्वी में जो तुर्की के शासक था उनका नाम क्या था? देखिए मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा जो खलीफा पद है उसको समाप्त कर दिया जाता है। कब? 1924 ईस्वी में। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछते रहता है, एसएससी का एग्जाम में ज़्यादातर एक क्वेश्चन पूछता है, या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो तो उसमें आपसे पूछ देगा जो खलीफा पद का जो समाप्त किया गया था कब किया गया था? तो 1924 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा। चलिए ठीक है, इतना समझ गए ना आप। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद ये क्या है कि ये दो पीडीएफ एक साथ ही आ गया है, तो चलिए इसको हटाते हैं। अब देखिए, अब हजरत मोहम्मद साहब में जो जैसे में महात्मा बुद्ध हुए तो वो भी उपदेश दिए। उसके बाद त्रिपिटक आया। ओके, तो इसी तरह देखिए हजरत मोहम्मद साहब के शिक्षा में 5 चीज मतलब दिया गया। क्या क्या? देखिए कलमा, नमाज, रमजान, जक़ात और हज। ओके, जक़ात के बारे में तो आप जानते हैं ना। जक़ात जो था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लागू किया गया था। तो जक़ात था ये से मतलब जो धनी मुसलमान था वो साल भर में यदि जितना रुपया आप कमाते हो तो उसमें से 2.5% रुपया आपको जो सुल्तान है उसको देना है। क्यों सुल्तान लेता था? क्योंकि वो बोलता था कि जो मतलब नगर में जो समाज में जो गरीब तबके का लोग है उस पे हम खर्चा करेंगे। तो कितना लेता था? 2.5% रुपया लेता था पूरा आमदनी का। जितना रुपया आप साल में कमाते हो ना, तो उसका आमदनी का 2.5% लेते थे। किस में? तो जक़ात में। ओके, तो आप बोले सर जक़ात के बारे में बता दीजिए, थोड़ा थोड़ा और सब के बारे में बता दीजिए। तो देखिए जक़ात के बारे में बता दिए। अब देखिए हज क्या था? तो हज था, हज क्या है? देखिए हज होता है एक तीर्थ यात्रा होता है। सऊदी अरब में मुसलमान वहाँ पे जाते हैं ना, मक्का की यात्रा करते हैं। कौन? मुसलमान मक्का की यात्रा करते हैं। तो तीर्थ यात्रा क्या है? हज है। ओके, तो आपको ज़कात हज के बारे में बता दिए। अब कलमा के बारे में जान लीजिए। देखिए कलमा क्या है? इस्लाम धर्म का एक मूल मंत्र है। इस्लाम धर्म का एक क्या है? मूल मंत्र है। ओके, इसमें क्या होता है? देखिए इसमें है जो इस्लाम की बुनियादी बातों और जो मूल सार है उसको क्या किया जाता है? संक्षिप्त में बयान किया जाता है। तो कलमा कलमा क्या है? इस्लाम धर्म का मूल मंत्र है। तो आपको कलमा बता दिए, ज़कात बता दिए, हज बता दिए। नमाज आप जानते हैं, नमाज जो होता है मुसलमानों द्वारा प्रार्थना या उपासना की जाती है, जो दिन में कितनी बार किया जाता है? दिन में 5 बार किया जाता है। ओके, दिन में 5 बार किया जाता है। तो आपको नमाज के बारे में बता दिए, और रमज़ान के बारे में जान लीजिए। देखिए रमज़ान जो होता है क्या होता है? यह दान करने या पुण्य कमाने
या दरिया दिली दिखाने का क्या है, एक सिद्धांत है। तो इतना समझ गए। आपको कौन कौन बता दिए शिक्षा में, जो हजरत मोहम्मद साहब का 5 शिक्षा था, तो उसमें देखिए कलमा था, नमाज था, रमजान था, ज़कात और हज। तो ये क्या है कि थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इतना बता दें कि जितना आप समझ जाइए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब आते हैं। खिर्ज खा के मृत्यु हो जाता है कब, 1421 ईस्वी में। उसके बाद उसका जो पुत्र होता है उसका नाम क्या है, मुबारक शाह। तो मुबारक शाह जो है 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन करता है। तो गद्दी पर कब बैठता है, 1414 ईस्वी, 1421 ईस्वी में जो मुबारक शाह है वो गद्दी पर बैठता है। और गद्दी पर बैठने के बाद देखिए खिर्ज खा के बारे में आपको पता है ना, रैयत आला की उपाधि धारण किया था। और ये जो है सुल्तान या शाह की उपाधि धारण करता है। किसका, सुल्तान या शाह की उपाधि धारण करता है। और इसके बारे में आपको हम एक चीज और बता दें, देखिए जो खिर्ज खा था वो जो तैमूर लंग का पुत्र था शाहरुख, उसका प्रतिनिधि के रूप में यहाँ शासन करता था। लेकिन जो मुबारक शाह जो उसका पुत्र था वो मतलब एकदम इसका विपरीत काम किया। मतलब क्या, वो सुल्तान जो प्रतिनिधि के रूप में काम करता था शाहरुख के, वो ये जो है अपने आप को सुल्तान या शाह की उपाधि धारण कर लिया। ओके, जिस तरह अलाउद्दीन खिलजी किया था। तो ओके, आपको हम खिलजी वंश देखिएगा उसमें भी बताए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा वो। तो इतना समझ गए इसके बारे में। चलिए, तो 1421 ईस्वी में मुबारक शाह जो है गद्दी पे बैठता है। और गद्दी पे बैठने के बाद सुल्तान या शाह की उपाधि धारण करता है। चलिए, तो आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए मुबारक शाह वो अपने नाम पे मुबारकाबाद शहर की स्थापना की। कौन सा बाद का, मुबारकाबाद शहर की स्थापना किसने किया, मुबारक शाह किया। ओके, उसके बाद देखिए अहमद सरहिंदी के बारे में आप जानते होंगे। ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पूछता है अहमद सरहिंदी के बारे में। तो अहमद सरहिंदी जो है तारीख ए मुबारक शाही बुक लिखा है। तो तारीख ए मुबारक शाही बुक लिखा है। इसमें जो है सैयद वंश के बारे में क्या होती है, जानकारी मिलती है। तो आपको क्या करना है, जो बुक का नाम होता है, जितना भी सल्तनत काल का बुक है, तो जब सल्तनत काल खत्म कर देंगे तो जो स्थापत्य कला है, बुक है, साहित्य है, तो इसके बारे में आपको हम मतलब लेक्चर लाएंगे। जब पांचों सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो जब लेक्चर लाएंगे, उसके बाद आपको हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ाएंगे, बहमनी साम्राज्य पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद थोड़ा राजपूत शासन के काल में बता देंगे। और उसके बाद आपको हम मुगल वंश के बारे में बता देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, तो इतना समझ गए। ये आप याद रख लीजिए, जो तारीख मुबारक शाही है जो अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया है। तारीख मुबारक शाही अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया, जिसमें सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलते हैं। ओके, इतना समझ गए। देखिए सैयद वंश मात्र 37 वर्ष ही शासन की, आपको हम पहले ही बता दिए हैं। तो इसका जो मतलब जो हिस्ट्री है ज़्यादा नहीं पूछता है क्वेश्चन, आपको ज़्यादा हिस्ट्री भी नहीं है, तो इसलिए इतना काफ़ी है इनके बारे में। ओके, उसके बाद देखिए खिर्ज खा के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह, और मुबारक शाह के मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह जो है शासक बनता है। कौन बनता है, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह का शासनकाल कब होता है, देखिए 1434 ईस्वी से 1443 ईस्वी में। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1434 से 1443 ईस्वी होता है। देखिए जब वो जो मोहम्मद शाह था वो अयोग्य शासक था। ओके, कमजोर और अयोग्य शासक उसको बोलिए। तो उसका जो एक वजीर था उसका नाम क्या था, सरवर उल मुल्क, है ना, सरवर उल मुल्क। तो सरवर उल मुल्क के संरक्षण में ही वो शासन करता था। ओके, तो जो किसका कठपुतली था, मोहम्मद शाह सरवर उल मुल्क का। ओके, तो इतना समझ गए। उसके बाद देखिए मोहम्मद शाह के बाद कौन आता है, मोहम्मद शाह के बाद आता है अल्लाउद्दीन आलम शाह। अल्लाउद्दीन आलम शाह शासक बनता है। ओके, तो उसका शासनकाल कब होता है, देखिए 1443 से 1451 ईस्वी। कब, 1443 से 1451 ईस्वी। तो अल्लाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल 1443 से 1451 ईस्वी है, जो कि सैयद वंश का अंतिम शासक होता है। ओके, उसके बाद देखिए इनके बारे में कुछ बता देते हैं, क्योंकि उसके बाद तो लोधी वंश का स्थापना हो जाता है 1451 ईस्वी में, जो कि 1526 ईस्वी तक शासन चलता है। ओके, तो देखिए अलाउद्दीन आलम शाह जो है उसको पता चलता है जो मालवा के जो शासक हैं वो उस पर आक्रमण करने वाला है। ओके, तो वो जो है बहलोल लोदी को सहायता करने के लिए बुलाता है, लेकिन बहलोल लोदी है जो उसकी सहायता नहीं करता है। ओके,
मालवा के शासक का आक्रमण जानकर जो अलाउद्दीन आलम शाह है बहलोल लोदी को बुलाता है, लेकिन बहलोल लोदी है जो उसकी सहायता नहीं करता है और वो दिल्ली में नहीं आता है। तो इससे क्या होता है, देखिए अलाउद्दीन जो आलम शाह है वो दिल्ली छोड़ के बदायूं भाग जाता है। दिल्ली छोड़ के कहाँ भाग जाता है, तो बदायूं भाग जाता है 1451 ईस्वी में। तो उसके बाद क्या होता है कि जो बहलोल लोदी है जो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है और लोदी वंश के स्थापना कर देता है। तो ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए। और इसका जो शासन है मात्र 37 वर्ष तक ही चला। कब तक? 37 वर्ष तक ही चला। तो आपको हम बता दिए ना, दिल्ली सल्तनत में 5 काल बता दिए: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद। अब आपको हम पढ़ाएंगे लोदी वंश। तो क्या है कि क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि क्रम से क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो इसलिए क्रम को याद रखिएगा। मतलब गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी आया, तुगलक आया, सैयद आया, उसके बाद लोदी आया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर था। तो क्या है कि इससे पहले हम आपको जितना भी वीडियो मध्यकालीन भारत का जो डाले हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको बता दें, जो DRDO सेप्टेम्बर 10 की तरफ से जो एग्जाम का नोटिफिकेशन है क्लर्क ड्राइवर का, तो उसमें GK GS का भी क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, उसके बाद रीजनिंग भी चल रहा है, उसके बाद मैथ भी चल रहा है और इंग्लिश भी आ रहा है। ओके, तो वही सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर पूरा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है? 75 क्वेश्चन आता है। तो वो आप जाके वहाँ पे प्ले लिस्ट में बना हुआ है, आप सीरीज जाके देखिए। और क्या करना है, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगला वीडियो में हम लोदी वंश में मिलते हैं।